Hello students, a very warm welcome again. So I hope you guys have loved the first session of the PYQ series of quadratic equation 2024 questions. Now अब आगे बढ़ने से पहले before I give the session to Prince sir, आपको एक काम करना है मेरे लिए. पहली चीज, hit that like button and subscribe to the channel if you have not done so. Second, very very important और आप हर बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है वो करेगा. पहली बात, जैसे ही क्वेश्चन आता है you have to pause the video and think about the question, that how you would have attempted that question, and then go and forward to see how Prince sir have solved it. कई क्वेश्चंस में आपने नोटिस करा होगा Prince sir will teach you multiple method, that is the learning mode of math on go, कि एक क्वेश्चन को अगर हम मल्टीपल वेज या सोचने का तरीका मल्टीपल हो सकता है, आपने कौन से मेथड से सोचा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है. और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज आपको जो फील करना है और हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, दैट वी आर नाउ टेकिंग 2023. अब 23 में जो पेपर था उसका लेवल बेटर था, ये हम टीचर लोग कह रहे हैं. आप एज अ स्टूडेंट अब आप फील करके बताना, क्या आपने 2024 के टॉप क्वेश्चन सॉल्व करे, आज आप 2023 के करेंगे, आपको कैसा फील हुआ? वॉज देयर एनी चेंज? वॉज एनी चेंज इन टॉपिक, स्टाइल, डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चन? एंड देन वी विल सक्सेसिवली सी कि 2022 में क्या हुआ था, तो जिससे आप भी मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का मैट्रिक जो होता है, जबकि वेल डिफाइंड नहीं है बट बेटर समझ पाएंगे. तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आज करते हैं 2023 के टॉप क्वेश्चंस जो हमें समझाएंगे कि क्या हुआ था 2023 में. ओवर टू प्रिंस सर. Hello everyone, welcome to another session of top PYQs of quadratic equations. So last video में हमने 2024 के क्वेश्चंस कवर करे थे and in this session we are going to discuss 2023 top PYQs of quadratic equations. Again टारगेट हमारा वही है कि कोशिश करेंगे कि मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट हमारे कवर हो जाए, पूरा चैप्टर हमारा कवर हो जाए क्वेश्चंस के थ्रू. और 2024 में एक दो टॉपिक्स हमारे मिस हो गए थे जहां से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, सो इस बार वो टॉपिक्स भी हमारे कवर हो जाएंगे. यस, सो स्टार्ट कर रहे हैं. स्टार्टिंग विद एन इजी क्वेश्चन. लेट ए इज अ रियल नंबर एंड लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. सो पेट स्टेटमेंट है ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले क्वेश्चन की. क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, दो रूट्स दे रखे हैं. क्या पूछा गया? इफ अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इज इक्वल टू -30 देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए इज. पता चल गया होगा देख के. क्या करेंगे सर, यहां से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख देंगे, उसकी हेल्प से अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी. और वो कैसी आ रही होगी? ए की टर्म्स में आ रही होगी. तो सोल्व करके ए की वैल्यू आ जानी चाहिए. तो बस कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन लग रहा है, मेथड तो हमें क्लियर है ही है कि अगर रूट्स दे रखे हैं आई कैन ऑलवेज राइट सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. कर देते हैं जल्दी से, कैलकुलेशन ही है बस. अच्छा, ये थोड़ी अजीब सी टर्म दे रखी है, बस इसका ध्यान रखूंगा मैं, इसके कारण कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस हो सकते हैं. तो देख लो, अल्फा प्लस बीटा इज दिस, अल्फा इंटू बीटा इज दिस. क्या करें? पावर फोर्स चाहिए तो दो बार स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी. एक बार कर दो, +2 टाइम्स अल्फा बीटा दैट इज दिस. राइट हैंड साइड पे ध्यान से करना, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, पावर 1/2 हो जाएगी, √60 आ गया. एक बार और स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, बट पहले क्या करो, 2a को दूसरी साइड पे शिफ्ट करो तभी बात बनेगी. अब कर देते हैं स्क्वायरिंग फिर से. क्या बन गया? अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 +2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. राइट हैंड साइड पे चेक कर लो, ऐसा कुछ आ चुका है. अच्छा, अब इसकी वैल्यू तो है ही है मेरे पास, राइट? ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे. सो क्या आइडिया लग रहा है? ओके, ए में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. ठीक बात है सर, क्वाड्रेटिक को सोल्व कर लूंगा, ए की वैल्यूज आ जाएंगी. सो पुट कर दो. सो दिस इज 2 अल्फा स्क्वायर -4 √60a + 90 इज इक्वल टू 0, राइट? अभी भी कुछ लोग देख के कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर क्या करें, अजीब सी टर्म है. ए की वैल्यूज फाइंड करें क्या बैठ के क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से? देखो, कोई जरूरत नहीं है करने की. क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से. क्या पूछा गया है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए. जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं सबका प्रोडक्ट चाहिए मुझे. तो मुझे पता है कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, दो ही हो सकती हैं. a1 a2 मान लेते हैं, ये ए था, सॉरी अल्फा नहीं है. सो a1 a2 मान लिया, दो ही होंगी. और दोनों का प्रोडक्ट तो मुझे डायरेक्टली लिखना आता ही है, c/a से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. आंसर आ चुका है मेरा, दैट्स इट. नो, तो क्या जरूरत पड़ी है हमें कि बैठ के क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के इंडिविजुअल वैल्यूज फाइंड करें? दोनों की जरूरत ही नहीं है. यस. अच्छा, इसमें ना बस एक चीज का ध्यान रखा करो. क्या पूछा गया था? प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए.
कई बार ये लोग क्या करते हैं, पूछ लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ ए। उस केस में ऐसे जल्दबाजी भी नहीं कर सकते। उस केस में तो पहले मुझे चेक भी करना पड़ेगा कि भाई ये जो रूट्स आ रहे हैं वो रियल आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो उसके लिए पहले डिस्क्रिमिनेंट देखना पड़ेगा। अगेन फाइंड करने की जरूरत नहीं है आपको पूरे के पूरे रूट्स, बस चेक कर लेना इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है क्या, रूट्स रियल आ रहे हैं क्या। अगर रियल आ रहे हैं तो अगेन यही फॉर्मूला लगा दूंगा मैं तो बस ये देख लिया करो। और भी क्वेश्चंस में इस चीज के कारण काफी कंफ्यूजन होती है कि कब रियल सॉल्यूशंस पूछे गए हैं, कब ऑल द रूट्स पूछे गए हैं, तो इस चीज का ध्यान रखा करो स्पेसिफिकली। फाइन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, let alpha beta are the roots of the equation, similar statement, then alpha की पावर 4 प्लस बीटा 14 प्लस बीटा की पावर 14। बड़ी पावर्स आ गई है तो काफी। क्या लग रहा है, पुराने वाला फंडा काम करेगा हमारा अब भी कि सर मैं अल्फा प्लस बीटा लिख लेता हूं, अल्फा इंटू बीटा लिख लेता हूं, इसकी हेल्प से फाइंड कर पाएंगे क्या? नहीं, मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल क्या, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल चाहे हो भी, प्रैक्टिकल नहीं है एग्जाम में करने के लिए। सही बात है ना। अगर पावर 6 तक होती फिर भी मैं कर लेता, पावर 8 होती चलो फिर भी मैं कर लेता, एक बार स्क्वायरिंग करते, फिर एक बार और करते, फिर एक बार और करते, बट इतनी बड़ी पावर आ गई है तो इससे तो नहीं होगा, ये बात तो कंफर्म है। और इसमें तो फिर भी पावर 14 है, पावर 24 भी आ सकती है, 50 भी आ सकती है, 1000 भी, कुछ भी आ सकती है। तो करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में, देखो एक हिंट ना मुझे देखते मिल जाता है, जब भी तुम्हारे पास इतनी बड़ी पावर्स आ जाए रूट्स की, हायर पावर्स ऑफ रूट्स आ जाए, जब भी क्या करना है, हमेशा रूट्स फाइंड करके देखने हैं पहले तो। काफी बार तो तुम नोटिस करोगे कि जो रूट्स होंगे ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही आ रहे होंगे। तो चेक करके देखो एक बार कैसे आ रहे हैं रूट्स, कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं क्या? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। हाँ जी, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, √6 i/2, ये आ गए रूट्स। तो अब मेरा काम आसान हो गया। आपको लग रहा होगा कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गए और मुश्किल हो गया, नहीं आसान हो गया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बड़ी पावर्स हमें फाइंड करनी आती हैं। कैसे फाइंड करते हो, आइलर्स फॉर्म से कर लेते होते हैं हम तो, कि भाई जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उसको आइलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, उसकी पावर उसके बाद रेज करनी आसान हो जाएगी। या फिर कुछ लोग इसी को कैसे बोलते हैं, डी मोइर थ्योरम के नाम से बोलते हैं, कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स है उसको पोलर फॉर्म में, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, फिर जब पावर रेज करेंगे वो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो बिल्कुल आसान तरीका है कॉम्प्लेक्स नंबर की बड़ी पावर सोल्व करना, तो हो जाएगा। अब तो कर दें इसको जल्दी से। देखो दो रूट्स हैं प्लस और माइनस, एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा, तो अल्फा मान लो प्लस वाला है, 2 ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 1 प्लस √3 i/2 √2 सॉरी, और बीटा कितना 1 माइनस √3 i/2। आइलर फॉर्म लिखनी है हमें, क्या होती है आइलर फॉर्म, z इज इक्वल टू r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। तो दो चीजें चाहिए होती है, मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट। फाइंड करो बैठ के, अल्फा का मॉडुलस बताओ क्या होगा, 1/2 प्लस 3/2, 4/2, 2 आ गया, 2 का अंडर रूट √2, √2 इज द मॉडुलस। आर्ग्यूमेंट बता दो, याद है कैसे करते थे, tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y/x, सो tan इनवर्स √3 बनेगा, π/3 आ गया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट भी चेक करना होता है, याद रखा करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है तो π/3 ही आएगा, सो e की पावर आयोटा π/3। और बीटा तो उसी का कॉन्जुगेट है, तो मॉडुलस तो सेम ही होगा, आर्ग्यूमेंट नेगेटिव टाइम्स हो जाएगा। ये लीजिए, अल्फा आ गया, बीटा आ गया, क्या करेंगे, पावर रेज कर दें, आसान है अब तो करनी, कर दो। अल्फा की पावर 14 प्लस बीटा की पावर 14, दोनों में √2 की पावर 14 आएगा, बाहर रख लो, कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा, e की पावर आयोटा 14 π/3 प्लस e की पावर आयोटा माइनस 14 π/3। अब क्या करोगे, अब ओपन कर देंगे सर, इसको पता ही है मुझे, e टू द पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ही तो होता है। ओपन करके लिख देते हैं, कौन सी बड़ी बात है, क्या बनेगा, कोस 14 π/3, 14 ही है ये, यस, सो कोस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और ये कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। साइन वाली टर्म्स तो वैसे ही कैंसिल आउट होगी, कोस वाली ट्वाइस हो जाएंगी, क्या बन गया 2 टाइम्स कोस ऑफ थीटा, दैट मींस दिस। बड़ा आसान हो गया अब तो ये क्वेश्चन, बस अब इसकी वैल्यू फाइंड करना बाकी है, कोस 14 π/3 कर लेंगे, हो जाएगा सर। 14 π/3 को ब्रेक कर लूंगा मैं, क्या बनेगा ये 4π प्लस 2 π/3, राइट। 4π तो मैटर करेगा ही नहीं, 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन है ये, सो कोस 2 π/3 की वैल्यू तो चाहिए मुझे, कर दो, बाहर 2 की पावर 7 इंटू 2 इंटू
-1/2. Yes, so the answer is -2 की पावर 7. So -128 would be the answer. देख रहे हो कितने आराम से हो गया, कैलकुलेशन भी ज्यादा बनी नहीं, 3-4 स्टेप्स में काम खत्म हो गया हमारा. अच्छा, तो देखो एक तो ये तरीका हो गया, चलो बढ़िया तरीका है, कोई डाउट है ही नहीं इसमें तो. बट सोच के देखो, एक चीज अगर तुम्हें और याद हो, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में दो लोग होते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, याद है क्या? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. तो उससे मिलता जुलता कुछ लग रहा है क्या इसमें? लग तो रहे थोड़ा थोड़ा. 1 + √3 आयोटा वाली टर्म है, और मुझे यहां से आइडिया लग रहा है कि सर 1 + √3 आयोटा तो 2 ओमेगा स्क्वायर के बराबर लिखा जा सकता है, -2 ओमेगा स्क्वायर के. और कौन सी टर्म है इसमें? 1 - √3 आयोटा, और वो यहां से मुझे क्या आइडिया लग रहा है कि 1 - √3 आयोटा को तो -2 ओमेगा में लिखा जा सकता है. तो काम तो मुझे लग रहा है और भी आसान हो जाएगा इससे. तो दैट मीन्स हम अल्फा और बीटा को ओमेगा की टर्म्स में लिख पा रहे हैं, और अगर ओमेगा की टर्म्स में लिख लिया तो ओमेगा की बड़ी पावर्स तो सोल्व करना बिल्कुल ही आसान है, बिकॉज वी हैव दिस प्रॉपर्टी कि भाई ओमेगा क्यूब तो 1 होता है. इसकी हेल्प से फाइंड कर लेते हैं. तो कर दे, हो जाएगा. अब तो अल्फा की वैल्यू देखो कितनी है, 1 + √3 आयोटा, सो -2 ओमेगा स्क्वायर बाय √2, ये वैल्यू है. और बीटा की वैल्यू कितनी? -2 ओमेगा बाय √2, दैट इज -√2 ओमेगा. करके देखो, अल्फा की पावर 14 प्लस बीटा की पावर 14, पावर 14 कर रहे हैं, इवन नंबर्स बन जाएंगे, √2 की पावर 14 बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचा? ओमेगा स्क्वायर की पावर 14, ओमेगा की पावर 14, ऐसा कुछ आ गया. करके देखते हैं सिंप्लीफाई. चलो, ओमेगा की पावर 18 कितना? ये तो लिखा जा सकता है ओमेगा की पावर 27 इंटू ओमेगा, और इसको क्या लिखा जा सकता है? ओमेगा की पावर 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा की पावर 27 कितना? 1 सर, क्योंकि 3 का मल्टीपल है. ये भी कितना? 1. सो बचा क्या? ओमेगा बचा और ओमेगा स्क्वायर. एक और प्रॉपर्टी याद आ गई मुझे ओमेगा की, कौन सी? 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर. यही दो प्रॉपर्टीज तो सबसे ज्यादा यूज होती है ओमेगा की. सो ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? -1 आ गई. अगेन वी आर गेटिंग द सेम आंसर, राइट? तो ये पैटर्न मैं नेक्स्ट टाइम से याद रखूंगा कि भाई जब भी इतनी बड़ी पावर्स पूछी गई हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉम्प्लेक्स रूट्स बन रहे होंगे, और कॉम्प्लेक्स रूट्स में काफी बार तो ओमेगा की टर्म्स में आंसर आ जाएगा, मेरा काम आसान हो जाएगा. या फिर एक पैटर्न और भी होता है, इनफैक्ट कौन सा? एक पैटर्न होता है 1 + आयोटा की टर्म्स में रूट्स आ रहे होते हैं, या 1 - आयोटा की टर्म्स में, ये भी एक पैटर्न होता है. और इसकी खास बात क्या है कि अगर मुझे 1 + आयोटा की पावर 14 फाइंड करने के लिए बोला जाएगा तो व्हाट आई कैन डू, पहले मैं इसका स्क्वायर करूंगा, फिर पावर 7 करूंगा. क्योंकि अगर तुम नोटिस करो 1 + आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 आयोटा हो जाएगा सिंपली. तो ये भी सोल्व करना बड़ा आसान हो जाता है. तो ये वाला पैटर्न, ओमेगा वाला पैटर्न पूछा जाता है जनरली, 1 + आयोटा या 1 - आयोटा वाला पूछा जाता है. अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है, कुछ भी रैंडम सा नंबर आ गया, तो फिर मेरे पास आइलर फॉर्म तो है ही, ये तो जनरल तरीका है ये मेरे पास. फाइन, ठीक बात है. ठीक है, चला जाए आगे, देखते हैं. इफ a and b are the roots of the equation then the value of this. फिर से वैसा ही कुछ आ गया लगता है सर, बड़ी बड़ी सी पावर्स आ गई हैं. पहला थॉट किस पे जाएगा कि रूट्स चेक कर लेते हैं, रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे तो वही पैटर्न्स हमारे बनने स्टार्ट हो जाने चाहिए. तो देखते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे, गड़बड़ हो गई है, डिस्क्रिमिनेंट ही पॉजिटिव आ रहा है इसका. तो क्या करें? कुछ और सोचना पड़ेगा. दैट मीन्स यस, ऐसा तो करेंगे नहीं कि भाई इसके रूट्स फाइंड कर लेते हैं, इरेशनल रूट्स आएंगे वो तो, उनकी कहां पावर फाइंड करते फिरोगे? 21, 17 और 19. देखो एक हिंट और मिल रहा है मुझे यहां से कि ये जो चीजें पूछी गई है ना, सारी सिमिलर पैटर्न की है. कौन सा पैटर्न है? a की पावर n + b की पावर n. याद आ गया होगा इस पैटर्न को देख के, क्या न्यूटन्स थ्योरम होती है ऐसी तो सर, याद है कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा. सो अल्फा की पावर n + बीटा की पावर n को अगर मैं डिनोट कर दूं pn से, लेट अस से, या sn से, जैसे भी आपको अच्छा लगे. सो a टाइम्स pn + b टाइम्स pn - 1 + c टाइम्स pn - 2 = 0. ये होती है न्यूटन्स थ्योरम. तो जब भी मेरे पास ऐसा पैटर्न होते हैं ना, अल्फा की पावर n + बीटा की पावर n वाला,
या फिर हमने ये भी सीखा था कि प्लस होना जरूरी थोड़ी है, माइनस भी हो सकता है। या फिर ये भी सीखा था कि जो कोफिशिएंट्स है वो भी पी और क्यू कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी है 1 1 ही हो। ऐसी सारी सिचुएशंस में न्यूटन थ्योरम काम करती है हमारी। तो क्योंकि मुझे थोड़ा आइडिया लग रहा है कि भाई इसी फॉर्मेट की चीजें चल रही है, a की पावर n प्लस b की पावर n, तो मैं काम करता हूं यहीं से ट्राई करने की। देखते हैं, a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n अपनी तरफ से मान लिया मैंने। तो पूछा क्या गया मेरे से, द टारगेट इज क्या कि p21 प्लस p17 अपॉन p19, ये पूछा गया ना। अच्छा देखते हैं, चलो क्या करा जाए। तो पहला काम तो क्या करते हैं, न्यूटन थ्योरम लगा देते हैं इस इक्वेशन पे। कैसे लगेगी, कोफिशिएंट्स सेम ही रखने होते हैं, बस pn लिख देना है, pn-1 लिख देना है, pn-2 लिख देना है, ये रिलेशन चल रहा है। अब थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कौन कौन सी चीजें क्रिएट करनी है। p21 चाहिए, p19, p17। p21 कैसे क्रिएट करोगे, n को 21 रख के देख लेते हैं क्या बना, p21 - 7 ऐसा कुछ बन गया। अच्छा प्रॉब्लम क्या है कि सर p21 तो ठीक है, p19 तो ठीक है, p20 तो मुझे चाहिए नहीं था, तो इसको तो कुछ करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, चलो अभी हमें p17 भी क्रिएट करना है। देखो मैं क्या करता हूं, n को 20 भी पुट कर देते हैं ताकि p20 फिर से क्रिएट हो जाए, उसको एलिमिनेट करना आसान हो जाए हमारे लिए। ऐसा कुछ बन गया। और क्योंकि मुझे p17 भी तो क्रिएट करना ही है, तो लेट मी पुट n = 19 एज वेल। सो ये 3 इक्वेशंस बना के बैठ गए हम। तो चाहिए क्या, p21 वाली टर्म्स चाहिए, p19 चाहिए, p17। सो p20 नहीं चाहिए एक तो हमें, और p18 नहीं चाहिए। सोच के देखना पड़ेगा कि क्या इन टर्म्स को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्या ट्राई करें करने की। क्या करें, पहले तो फर्स्ट 2 इक्वेशंस को ले लेते हैं, तीनों एक साथ लेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। एक काम करते हैं, ये जो p20 की वैल्यू है सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट वाले में पुट कर देते हैं, तो एलिमिनेट तो करना आता ही, हमें कोई बड़ी बात नहीं है उसमें तो। सो 7 टाइम्स p19 प्लस p18, यस ऐसा कुछ आ गया। सो क्या बनाइए, दिस इज p21 - 50 p19 - 7 p18 = 0। ये बन गया, ठीक है। सो p20 को तो एलिमिनेट कर पाए हम, और क्या एलिमिनेट करना बाकी है, p18 करना बाकी है। क्या लग रहा है, p18 एलिमिनेट हो जाएगा, हो जाएगा सर, हो गया है। क्यों, ये फर्स्ट इक्वेशन मान ली इसको, अगर सेकंड मान ले, इसमें भी -7 p18 है, इसमें भी, तो मैं तो सिंपली दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, एलिमिनेट तो हो जाएगा। बाकी फिर देख लेंगे हमारे काम की चीज बन रही है क्या। देखो p21 तो उसी में प्रेजेंट है, -50 p19, सो -51 p19, ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस p17 ये बच रहे। बनी हमारे काम की चीज, एग्जैक्टली सेम चीज बन चुकी है। यस, क्या आंसर आ गया, 51 आ चुका है, देख रहे हो। तो इसमें वो वाला पैटर्न नहीं बन रहा था हायर पावर ऑफ रूट्स वाला, इसमें an प्लस bn वाला पैटर्न बन रहा था, न्यूटन थ्योरम से हमने सोल्व कर दिया। ठीक बात है। तो इस पे तो बड़े ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं रीसेंट ईयर्स में, इसको तो ध्यान में रखना ही रखना, कोई डाउट ही नहीं है। ओके फाइन, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज इन दिस इंटरवल एंड द अदर रूट लाइज इन दिस इंटरवल। तो ये तो स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन लग रहा है लोकेशन ऑफ रूट्स का। यस, अब लोकेशन ऑफ रूट्स में भी ना कई बार हमें डाउट रहता है कि सर इतनी ज्यादा केसेस हैं, कैसे याद करें उसको, इतनी सारी कंडीशंस हैं, बैठ के रट्टा मारें क्या उसको। और अगर तुम नोटिस करो, ये वाला जो केस है, तो हो सकता है ये वाला केस तो तुमने करा भी ना हो, इसकी तो कंडीशन याद भी ना करी हो, तो इसीलिए रट्टा मारने का कोई पॉइंट नहीं है। थोड़ा सा बस आइडिया ले लो कि भाई हमेशा किस डायरेक्शन में सोचना है, अगर वो समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएंगे। तो देखो 2 स्टेप्स में काम करते हैं हमेशा लोकेशन ऑफ रूट्स के क्वेश्चन में। स्टेप नंबर 1 में एक रफ सा ग्राफ प्लॉट कर लिया करो। यस, स्टेटमेंट को देख के आइडिया लग जाएगा कैसा ग्राफ बनेगा, अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा, रूट्स की लोकेशन कहां पे रखनी है, तो ग्राफ हम बना पाएंगे हमेशा, उसकी चिंता मत करो। स्टेप नंबर 2 क्या करना होता है, कंडीशंस लगानी होती है ग्राफ को देख के। अब इसमें डाउट आता है हमेशा, तो कंडीशंस में ना बस 3 चीजों के बारे में सोचा करो, ज्यादा नहीं सोचना है। डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा,
माइनस बी बाई टू ए कैसा होगा? माइनस बी बाई टू ए का मतलब क्या होता है कि जो पैराबोला बन रहा है उसके वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट। और तीसरी कंडीशन किस पे लगाई जाती है हमेशा? a इंटू एफ ऑफ के पे। ये वाला के नहीं, कंफ्यूज मत हो जाना, a इंटू एफ ऑफ के वन मान लेते हैं, या फिर a इंटू एफ ऑफ के टू। ऐसे जब भी कंडीशंस लगेंगी इन तीन चीजों पे लगेंगी, इसके अलावा कुछ नहीं सोचने। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। माइनस बी बाई टू ए जो भी नंबर से कंपैरिजन करा गया है उसके रिस्पेक्ट में कैसा होगा? लेफ्ट में होगा या राइट में? a इंटू एफ ऑफ के वन। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। k1 k2 कौन से होते हैं? जिन नंबर के साथ कंपैरिजन करा गया, जैसे इस केस में 1 से कंपेयर करा गया, 2 से करा गया और 3 से करा गया। तो इन तीन चीजों पे कंडीशन लगेगी। यस, अब इसको अप्लाई करना सीखते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। देखना ध्यान से, पहला स्टेप क्या? ग्राफ बनाना था, ग्राफ बनाते हैं। अपवर्ड पैराबोला बनेगा, सही बात है। 1 और 2 के बीच में एक रूट चाहिए, 2 और 3 के बीच में दूसरा रूट। सो समथिंग लाइक दिस, ऐसे ही है। और एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है। कई बार क्या होता है, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बन रही होती है। जैसे अगर तुम्हें बोल दिया जाता कि भाई दोनों रूट्स 1 और 3 के बीच में होंगे, फिर तो हम क्या बोल देते कि सर ऐसे भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, टच भी कर सकता है, कट भी कर सकता है, बट इसमें तो एक ही पॉसिबिलिटी है, राइट। पहला स्टेप हो गया, ग्राफ बना लिया हमने। स्टेप नंबर 2 कंडीशन लगानी है। लगाओ बैठ के। डिस्क्रिमिनेंट बताओ कैसा होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा या ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा? पता है, दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, 2 पॉइंट्स पे कट करके जा रहे हैं तो ग्रेटर देन जीरो आएगा। सेकेंड, माइनस बी बाई टू ए पे कंडीशन लगती है। बताओ देख के। सबसे पहले 2 से कंपेयर कर सकते हैं क्या इसको? तो जो इसका वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है, क्या 2 से कंपेयर करके बता सकते हैं क्या हमेशा 2 के राइट में होगा ये, या हमेशा 2 के लेफ्ट में होगा? नहीं बता सकते सर। इसका वर्टेक्स तो पीछे भी शिफ्ट करा जा सकता है 2 के, तो 2 से तो कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, ये चीज क्लियर है कि 1 के राइट में होगा हमेशा और 3 के लेफ्ट में होगा। सो 1 और 3 के बीच में तो लाई करेगा ही करेगा, नो डाउट। ये कंडीशन लग गई। और तीसरी कंडीशन किस पे लगानी थी? a इंटू एफ ऑफ के वन, एफ ऑफ के टू, एफ ऑफ के थ्री। ए तो देखो पॉजिटिव ही ऑलरेडी, ए की चिंता छोड़ दो। बस तुम्हें ये बताना है एफ ऑफ 1 की वैल्यू कैसी होगी, एफ ऑफ 2 कैसा होगा, एफ ऑफ 3 कैसा होगा। पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव, इतना बताना होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव बताओ देख के। एफ ऑफ 1 कैसा? ग्राफ से देख के। एफ ऑफ 1 का मतलब क्या होता है कि x इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू तो ऊपर जा रही है, पॉइंट ऊपर जा रहा है, मतलब पॉजिटिव है। एफ ऑफ 2 पॉइंट नीचे जा रहा है, नेगेटिव है। एफ ऑफ 3 पॉजिटिव। कंडीशन हमने बना ली, अब इनको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करनी है, सबका इंटरसेक्शन ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। यस। अब एक चीज और सुनो, ये तो समझ में आ गया हमें। देखो, इसको और भी अगर मुझे आसान करना है, कैलकुलेशन आसान करनी है, तो d ग्रेटर देन जीरो वाली कंडीशन जब भी आती है ना, मैं इसको स्किप कर सकता हूं हमेशा। स्किप करने का मतलब कि अगर तुम ये कंडीशन लगा के सॉल्व करोगे, वहां से जो आंसर आएगा, इसको बिना लगाए जो सॉल्व करोगे, वहां से जो आंसर आएगा सेम ही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो अगर तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन होती, जैसे इस केस में था, फिर तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, फिर नहीं स्किप कर सकते। बट अगर ग्रेटर देन जीरो वाली कंडीशन है, हमेशा स्किप कर सकते हैं। एक कंडीशन कम हो गई। और मजे की बात क्या, जब भी डी ग्रेटर देन जीरो वाली कंडीशन स्किप करेंगे, साथ में ये वाली कंडीशन भी स्किप हो जाएगी। तो या तो दोनों एक साथ लगाई जाएंगी या दोनों स्किप करी जाएंगी, दोनों स्किप करेंगे। इसमें बचा क्या? यही तो 3 कंडीशन बची, छोटी छोटी सी। इसको लगा के सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यस, करो जल्दी से। एफ ऑफ 1 की वैल्यू पुट करो, ये हमारा एफ ऑफ एक्स है। सो एफ ऑफ 1 देखो कितना आ रहा है, -6 प्लस के ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स के इज ग्रेटर देन 6। एफ ऑफ 2 चेक कर लो कितना बनेगा, -8 प्लस के लेस देन 0, दैट मीन्स के इज लेस देन 8। और फाइनली एफ ऑफ 3 कितना, दिस इज अगेन -6 प्लस के ग्रेटर देन 0, सेम ही आ गया। ये तो तीनों का इंटरसेक्शन लेके बता दो क्या आ रहा है, 6 से बड़ा होना चाहिए और 8 से छोटा होना चाहिए। सो के का इंटरवल हमारे पास आ चुका है, के लाइज बिटवीन 6 to 8। यस। क्या पूछा गया था? नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के। तो 6 और 8 के बीच में तो एक ही इंटीग्रल वैल्यू आ रही है, दैट इज 7। सो देयर इज ओनली 1 इंटीग्रल वैल्यू, राइट। तो इस तरीके से याद रखा जाएगा लोकेशन ऑफ रूट्स के कंसेप्ट को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडुलस वाला क्वेश्चन आ गया। मॉडुलस वाले क्वेश्चंस भी खूब पूछे जा रहे हैं। द सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज, सम ऑफ द रूट्स पूछा गया है। क्या सीखा था हमने पहले
कि अगर नंबर ऑफ रूट्स पूछा जाए तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है, ग्राफ की हेल्प से चेक कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ बनाएंगे, राइट हैंड साइड का नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन देख लेंगे। बट इसमें नंबर ऑफ रूट्स नहीं पूछा गया, सम पूछा गया, मतलब एग्जैक्ट वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेंगी रूट्स की। तो ग्राफ वाला तरीका इसमें नहीं काम करेगा, हमारा प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ेगा। यस, तो मुझे पता है एक तरीका तो हमेशा क्या होता है, केसेस बनाने वाला, सोचने की बात है ही नहीं है। दो केस बनेंगे, कौन से? एक केस जब मोड के अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एक जब लेस देन 0। फिर से बता देता हूं कि भाई गलती कहां पे होती है कि हम केस तो बना लेते हैं, इस केस के कोरस्पॉन्डिंग मॉड्यूलस ओपन करके जो इक्वेशन बनती है उसको सॉल्व भी कर लेते हैं, और वहां से जो एक्स की वैल्यूज आती हैं, गलती क्या करते हैं, हम सोच लेते हैं कि सर जो भी वैल्यूज आई वो हमारे सॉल्यूशंस हैं। बट नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होगा। जो भी सॉल्यूशंस आएंगे इनको तुम्हें चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना है कि भाई ये वाले सॉल्यूशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर भी रहे हैं क्या, क्योंकि जो भी काम हो रहा है वो सारे इसी कंडीशन के अंडर तो हो रहे हैं। तो हमेशा चेक करना मत भूलना कि जो भी वैल्यूज आई वो इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। जो कर रही है वो वैलिड सॉल्यूशन है, जो नहीं कर रही उसको रिजेक्ट कर देंगे। सिमिलरली हियर केस 2 में जो भी इक्वेशन बनेगी सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यूज आएंगी, उनको चेक करना है कौन से वैलिड सॉल्यूशन है, किसको रिजेक्ट करना है। इस चीज का ध्यान रखना है बस, बाकी कैलकुलेशन वाला पार्ट तो कर ही लेंगे हम, उसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसको करने का, देखो ध्यान से, कि अगर मैं मोड वाली टर्म को एक साइड पे रखूं और बाकी को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, तो ये वाला फॉर्म तो देखा हुआ है हमारा। कौन सा फॉर्म है ये, मोड एक्स इक्वल टू ए वाला? नहीं, माना कि यहां पे कांस्टेंट नंबर नहीं है, वेरिएबल है, बट कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, मोड एक्स इक्वल टू ए में क्या होता है, एक्स की वैल्यू या तो प्लस है या माइनस है, ये तो होता है। तो क्यों ना ये लगा के मॉड्यूलस ओपन कर दे। एक बार अगर मॉड्यूलस ओपन हो गया फिर तो मैं सॉल्व कर ही दूंगा। दैट मींस क्या बन रहा है, दो इक्वेशंस बन जाएंगी कि इसकी वैल्यू या तो प्लस ऑफ 2x माइनस 7 के बराबर होगी या माइनस ऑफ दिस। क्या लग रहा है, दोनों को सॉल्व कर दे, x की वैल्यूज आ जाएंगी, ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा? नहीं, फिर से गलती हो गई एक। जैसे इसमें गलती हुई थी, मैंने चेक नहीं करे थे सॉल्यूशन, वैसे इसमें गलती हुई है। क्या गलती हुई है, बड़ी ध्यान से सुनने वाली चीज है। जब हम ये बोलते हैं कि मोड एक्स इक्वल टू ए है तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए होगा, ये सिर्फ तभी तो होगा अगर ए एक पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 टाइप का। अगर ए ही नेगेटिव नंबर हो गया तो मोड एक्स तो कभी नेगेटिव नंबर के बराबर हो ही नहीं पाएगा, सॉल्यूशन ही नहीं मैच करेगा, कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा सॉल्यूशन। तो दैट मींस कि भाई मोड एक्स इक्वल टू अगर ये है ना, जैसे तुमने ये चीज देखी तुरंत मुझे कंडीशन लगा देनी चाहिए कि 2x माइनस 7 तो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी मैच करेगा ये। दैट मींस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7/2। तो ये मत भूलना कि ये जो भी सिचुएशन चल रही है सारी इसी कंडीशन के अंडर चल रही है। मतलब इसको सॉल्व करके x की जो वैल्यूज आएंगी मुझे चेक करना पड़ेगा कौन सी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही हैं, वही वैलिड सॉल्यूशंस होंगे, दूसरे को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यस, ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होता है बस, बाकी सारा तो करना आता ही हमें। करो जल्दी से इसको, क्या बन रही है। सो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स बन चुके हैं, x की दो वैल्यूज आ गई 2 और 4। क्या लग रहा है, दोनों के दोनों वैलिड वैल्यूज हैं क्या? नहीं सर, x इक्वल टू 2 तो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, रिजेक्ट हो गया। ये हमारा वैलिड सॉल्यूशन है। यस, इसको भी चेक कर लो जल्दी से, क्या बन रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22। फैक्टर्स तो नहीं बन रहे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो 5 प्लस माइनस रूट 3। यस, दो वैल्यूज आ गई हैं एक्स की, 5 प्लस रूट 3 एंड 5 माइनस रूट 3। चेक करो कौन सी सेटिस्फाई हो रही है। 5 प्लस रूट 3 तो डेफिनेटली 7/2 से बड़ा नंबर है, दिस इज अ वैलिड सॉल्यूशन। 5 माइनस रूट 3 चेक करके देखो एक बार, रूट 3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी, 1.7 ना, तो मतलब इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.3 समथिंग, राइट। अच्छा, और इसकी वैल्यू कितनी है, ये तो 3.5 है। हमें 3.5 से बड़ा नंबर चाहिए था, ये तो छोटा नंबर है, मतलब ये भी रिजेक्ट हो गया, देख रहे हो। सो देयर आर ओनली 2 सॉल्यूशंस, दैट मींस 4 एंड 5 प्लस रूट 3, दोनों का सम कितना आ गया, 9 प्लस रूट 3 वुड बी द आंसर। तो क्वेश्चन आसान है, बस गलतियां होने के चांसेस होते हैं, जो वो मैं आपको स्पेसिफिकली बता रहा हूं, उन चीजों का ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम से। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट m एंड n बी द नंबर ऑफ रियल रूट्स। नंबर ऑफ रूट्स की बात हो रही है और रियल रूट्स की बात हो रही है, ध्यान रखना, ऑफ द इक्वेशन
क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली टर्म भी है इसमें तो। ओके एंड अच्छा, दो इक्वेशंस दे रखी है, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया, इसमें मॉडुलस आ गया, देन वी हैव टू फाइंड m एंड n, राइट। ठीक बात है, तो क्या करें, देखो मॉडुलस वाली तो मुझे पता हो जाएगी, केसेस बना के भी हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले पे देखते हैं, ट्राई करके, फोकस करके। सो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 31 प्लस दिस। याद करो, ऐसी इक्वेशन तुमने सॉल्व करी है पहले कभी? फंक्शंस चैप्टर में तुमने शायद ऐसे क्वेश्चन करे होंगे, क्या कि जिसमें इक्वेशन में x भी प्रेजेंट होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x भी प्रेजेंट होता है, फ्रैक्शनल पार्ट x भी प्रेजेंट होता है। याद आए कुछ? क्या करते होते हैं उसमें कि सर अगर 3 टाइप की टर्म्स चल रही है, पहले तो उसको 2 में रिड्यूस कर लेते हैं यूजिंग द रिलेशन दिस, ये डेफिनेशन होती है। तो पहले तो इसकी हेल्प से किसी 2 टाइप की टर्म्स में रिड्यूस कर लूंगा। वो 2 टर्म्स कौन सी हो सकती हैं? x और फ्रैक्शनल पार्ट x भी हो सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x और फ्रैक्शनल पार्ट x भी हो सकता है। बट फ्रैक्शनल पार्ट x को हमेशा मैं इक्वेशन के अंदर रखता हूं, क्योंकि भाई फ्रैक्शनल पार्ट x पे तो बड़ी अच्छी कंडीशन होती है जो हमें लगानी होती है हमेशा, कि फ्रैक्शनल पार्ट x ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 1। तो यही पैटर्न है ऐसे क्वेश्चंस को करने का, तो कि क्या करो, फ्रैक्शनल पार्ट x वाली चीज इंट्रोड्यूस कर लो इक्वेशन में, सोल्व कर दो, और लास्ट में इस पे कंडीशन लगा दी जाएगी कि भाई 0 to 1 के बीच में लाई करते हैं हमेशा। तो यहां पे ट्राई करके देखिए एक बार। 2 टाइप की टर्म्स है, x प्रेजेंट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो 2 काम करे जा सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट x लेके आना है मुझे, या तो मैं x को लिखूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x, बट उसमें मुझे पता है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, स्क्वायरिंग वगैरह भी तो करनी पड़ेगी फिर। तो एक काम ये करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x को लिख देते हैं, क्या कि x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x। नहीं, मेन टारगेट तो फ्रैक्शनल पार्ट x ही लेके आना था। तो चलो देखते हैं अगर कुछ बात बनेगी यहां से। क्या बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 31। ओके ठीक बात है, फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है x की टर्म्स में। कंडीशन लगा देंगे कि भाई ये तो 0 to 1 में होता है हमेशा, 0 पे क्लोज 1 पे ओपन, पता है ना, लगाओ कंडीशन। सो वी हैव दिस थिंग 0 से 1। करो सोल्व। 2 इनइक्वालिटीज है, करनी आती है सोल्व हमें। इस इनइक्वालिटी को देखो, फैक्टर्स बन रहे हैं? नहीं बन रहे। इसमें मत कंफ्यूज हो जाना। अब लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, रूट्स कैसे आ रहे हैं? कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं सर ये तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या करें कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं तो थोड़ा सोच के देखो, कॉम्प्लेक्स रूट्स आने का मतलब ही क्या है कि भाई उसका जो ग्राफ बनेगा पैराबोला, वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, उसके ऊपर से चला जाएगा। और अगर ऊपर से जा रहा है मतलब इसकी वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव वैसे ही है, तो ये इनइक्वालिटी तो हमेशा ट्रू होगी, कोई डाउट ही नहीं है, ऑलवेज ट्रू। अच्छा दूसरे को सोल्व करके देखो, इस इनइक्वालिटी को क्या बन रही है? एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 लेस देन 0। इसके तो फैक्टर्स बन गए बढ़िया। वेवी कर्व मेथड से x की वैल्यूज क्या आ रही हैं? 5 से 6 के बीच में आ रही है। अच्छा हमें तो x की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए थी ना, इंटरवल तो नहीं चाहिए था। ओके अच्छा समझ में आ गया, क्या कि सर ये थी हमारी ओरिजिनल इक्वेशन, तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्रेजेंट था। तो अगर मुझे इतना भी पता चल गया कि x 5 और 6 के बीच में है, इसका मतलब ये तो कंफर्म ही हो गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 5 होगी। और क्या चाहिए हमें? सही बात है, अगर 5 to 6 के बीच का नंबर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 5। तो इसकी वैल्यू हो गई है फिक्स कांस्टेंट, तो इससे तो मैं रिप्लेस ही कर देता हूं, मेरी अच्छे वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब तो फैक्टर्स भी बन रहे हैं, इनफैक्ट फैक्टर्स क्या, परफेक्ट स्क्वायर ही बन रहा है। x की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास 6, तो कितने सॉल्यूशन आ गए? एक सॉल्यूशन आ गया सर, x इक्वल टू 6। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। फिर से वही सेम गलती जो बार बार करते हैं हम, कि भाई जो भी सिचुएशन चल रही थी किसके अंडर चल रही थी, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x 5 होना चाहिए, x की वैल्यू 5 और 6 के बीच में होनी चाहिए। तो क्या ये वाला सॉल्यूशन वैलिड सॉल्यूशन है? नो 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 नो, वैलिड सॉल्यूशन है ही नहीं है। इस वाली वैल्यू पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 आ ही नहीं रहा। तो जो कंडीशन के अंडर तुम काम कर रहे थे, अगर वही नहीं सेटिस्फाई कर रही, मतलब केस तुम्हारा क्या हो गया? सॉल्यूशन क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। तो एक ही सॉल्यूशन आया था इतनी मेहनत करके, वो भी रिजेक्ट कर दिया हमने। दैट मींस m की वैल्यू कितनी हो गई है? 0 हो गई है। देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट इक्वेशन।
सही बात है। अच्छा सेकेंड इक्वेशन को देख लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन तो हो जाएगी सर एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक मेथड तो मुझे पता है कौन सा, केसेस बनाऊंगा मैं बैठ के, और ये तो केसेस बना के करा भी जा सकता है क्योंकि ज्यादा केसेस बनने नहीं है, 2 ही केसेस बनने हैं, एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2 लेस देन 0। और मुझे पता है केसेस जब भी बनाऊंगा चेक करना पड़ेगा कौन से सॉल्यूशंस वैलिड हैं कौन से नहीं है। अच्छा कोई और तरीका हो सकता है क्या? ग्राफ से करने की ट्राई करें, क्योंकि इसमें तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करी गई है, तो ग्राफ से मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो मिल ही जाते हैं। तो देखो अभी हमें ज्यादा क्लैरिटी तो नहीं है कि ग्राफ कैसा बनेगा, बट ट्राई करके देख लेते हैं एक बार, क्योंकि मुझे पता है दोनों बड़े सिंपल से फंक्शन है, ग्राफ तो मुझे बनाना आता ही है। तो अगर तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन आ गया फटाफट से मैं ग्राफ बना के देख लूंगा। अगर मुझे लगेगा कि ग्राफ में किसी सिचुएशन में आके मैं स्टक हो गया हूं, प्रॉब्लम आ रही है, तो टाइम अगर नहीं वेस्ट करना चाह रहे तो यहां से केसेस बना के तो मैं कर ही दूंगा, कोई इशू नहीं है उसमें। बट अगर अच्छे से ग्राफ बन गया तो बड़े कम टाइम में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा हमारा। यस तो ट्राई करें। एक्स स्क्वायर माइनस 4 का ग्राफ मुझे पता कैसा बनेगा, एक्स स्क्वायर वाले पैराबोला को नीचे शिफ्ट कर देना 4 यूनिट्स, ये वाला पॉइंट कौन सा -2, ये 2, ये -4, ये 5 टाइम्स मोड ऑफ एक्स प्लस 2 था। यस अच्छा इसका ग्राफ कैसा बनेगा, मॉडुलस आ गया, वी शेप बनेगा, -2 पे 0 हो रहा होगा। यस सो -2 पे 0 होगा, ठीक बात है। राइट साइड पे तो मुझे पता है कैसे बनेगा, इसको कट करके जाएगा ना। क्यों कट करेगा सर? क्योंकि ऐसे तो हो नहीं सकता कि भाई ये ऊपर ऊपर जाता रहे, हमेशा ग्रीन वाले के ऊपर रहे, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई ये तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक तो हमेशा ज्यादा रैपिडली इंक्रीज करेगा, तो एक पॉइंट पे तो कट करना ही पड़ेगा उसको, और एक से ज्यादा पे कर ही नहीं सकता। तो ये वाला पार्ट तो क्लियर है, एक सोल्यूशन यहां से आ गया, एक -2 वाला भी आ गया। अच्छा प्रॉब्लम कहां पे लग रही है, लेफ्ट साइड में बनाने में प्रॉब्लम आएगी सर। कैसे पता कि ये ऐसे नीचे से निकल जाएगा, या इसको टेंजेंट बन के जाएगा, या ऐसे ऊपर से चल के फिर कट करेगा। तो ऐसे मल्टीपल केसेस बन रहे हैं, तो यहां पे आके ऐसी सिचुएशन में आके कंफ्यूजन हो सकती है ग्राफ वाले क्वेश्चंस पे। बट इसका भी मुझे अगर थोड़ा सा लॉजिक समझ में आ जाए ना कि कैसे देखा जाता है, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। और लॉजिक क्या है कि जब भी मुझे देखना हो नीचे से जा रहा है ऊपर से जा रहा है, मैं हमेशा स्लोप की हेल्प लूंगा। दोनों के स्लोप चेक कर लिए जाएंगे, किसका स्लोप ज्यादा है किसका स्लोप कम है, उससे आइडिया लग जाता है। और अगर दोनों के स्लोप बराबर आ जाए किसी पॉइंट पे, मतलब वो टेंजेंट बन के जा रहा होगा। तो चेक करें, देखते हैं। जो पैराबोला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, उसका स्लोप कितना 2x है, और हमें देखना है -2 वाले पॉइंट पे, तो -4 आ गया। दूसरा ग्राफ कौन सा, 5 इंटू मोड ऑफ एक्स प्लस 2, बट मुझे -2 के लेफ्ट वाला ग्राफ देखना है, तो x प्लस 2 नेगेटिव के साथ ओपन होगा। सो y इज इक्वल टू -5 इंटू एक्स प्लस 2, कितना आ गया -5 आ गया। अब देख के बताओ, इनको कंपेयर करना आता है क्या हमें? अब यहां पे भी कंफ्यूजन होगी कुछ लोगों को कि सर जो पॉजिटिव स्लोप्स होते हैं उनको तो देख के पता चल जाता है, अगर 4 और 5 होते मुझे पता चल जाता 5 बड़ा है तो वो ज्यादा ऊपर तेजी से जाएगा। नेगेटिव में कंफ्यूजन होती है। तो एक तुम्हें ट्रिक बताता हूं नेगेटिव से डील करने की। तुम ये देख लिया करो 0 के कौन से ज्यादा पास में है, कौन सी ऐसी वैल्यू है जो 0 के ज्यादा क्लोज है नंबर लाइन पे। क्यों? क्योंकि 0 जब भी होता है स्लोप, मतलब वहां पे एंगल क्या बनेगा, पाई की तरफ मूव करेगा। tan पाई की वैल्यू 0 होती है, तो ये जो लाइन बननी चाहिए, अगर मैं चाहता हूं कि पाई काइंड ऑफ एंगल बनाए, तो tan पाई कितना 0 की तरफ अप्रोच हो रहा होगा। तो वैल्यू जितनी ज्यादा 0 के पास होगी, एंगल उतना ही ज्यादा पाई की तरफ बढ़ेगा। बन रहा है सेंस? तो अगर उस लॉजिक से मैं देखूं क्या बनेगा, कौन 0 के ज्यादा पास में, -4 ज्यादा पास में है। और अगर -4 ज्यादा पास में है, इसका मतलब इसका जो लाइन बनेगी वो पाई के ज्यादा करीब होगी, तो इसकी लाइन नीचे जाएगी, -5 वाले के ऊपर जाएगी। यस, तो दैट मीन्स इसकी ग्रीन वाले की जो टेंजेंट बन रही है वो अगर ऐसे बन रही है, सॉरी ग्रीन वाले की जो टेंजेंट -2 पे ऐसी बन रही है, सो -5 वाला इसके ऊपर से जाएगा, दैट मीन्स ऐसे कट करके जाएगा इसको। तो अगर ये फंडा आपको समझ में आ रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर लग रहा है कि सर नहीं कंफ्यूजन हो रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो ये वाला तरीका तो केसेस वाला तो है ही है। बट मैंने आपको बता दिया कि स्लोप्स को कैसे कंपेयर करा जाता है। कितने सॉल्यूशन आ गए, 1 आ गया, 2 आ गए, 3 आ गए। सो टोटल 3 सॉल्यूशंस आर देयर, n की वैल्यू इज इक्वल टू 3। यस, ठीक बात है।
ओके, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट, लेट लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 बी अ रियल नंबर, ठीक है। लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दे दिए। अल्फा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों के रूट्स दे रखे हैं, और क्या देख पा रहे हैं कि सर अल्फा तो दोनों में प्रेजेंट है। सो कॉमन रूट्स वाली सिचुएशन लग रहा है बन रही है। तो मतलब अगर ये बोल देते कि दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन हैज अ कॉमन रूट, तब भी सिमिलर बात ही थी, ठीक है। तो हो सकता है कॉमन रूट्स का कंसेप्ट यूज हो जाए। यस, क्या पूछा गया, देन दिस एंड दिस आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ओके, अब इनमें भी कुछ ज्यादा पैटर्न सा नहीं दिख रहा, सिमिट्री नहीं बन रही कुछ भी, एक में 3 अल्फा बाय बीटा, एक में 4 अल्फा बाय गामा। सो क्या आइडिया लग रहा है कि हो सकता है कि मुझे अल्फा बीटा गामा की कंप्लीट वैल्यूज फाइंड करनी पड़े। अगर अल्फा बीटा गामा कंप्लीट आ गया फिर तो सोल्व हो ही जाएगा, इनकी वैल्यूज पता चल जाएंगी, इक्वेशन बनानी हमें आती है। कैसे बनाई जाती है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। बस अब ये बता दो मुझे अल्फा बीटा गामा कैसे फाइंड करोगे, और इनफैक्ट लैम्डा भी है, हो सकता है लैम्डा भी फाइंड करना पड़े। 4 अननोन्स है, कैसे फाइंड करें। एक तरीका तो आंखों के सामने ही नजर आ रहा है, क्या कि सर वही काम कर लेते हैं ना, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। चेक करो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अच्छा, इसमें कैलकुलेशन में भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, फ्रैक्शंस आ रही हैं अजीब अजीब सी, तो कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस बड़े ज्यादा हैं। सेकंड इक्वेशन के लिए भी देखो, अल्फा प्लस गामा एंड अल्फा इनटू गामा, ये आया। क्या सिचुएशन है, 4 इक्वेशंस हैं, 4 अननोन्स हैं, अल्फा बीटा गामा एंड लैम्डा। क्या लग रहा है, चारों को सोल्व कर पाएंगे, देखें एक बार ट्राई करके। देखो लैम्डा में तो मेरा वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, अल्फा बीटा गामा ही चाहिए अल्टीमेटली। तो मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों को क्यों ना डिवाइड ही कर दे। क्या आएगा डिवाइड करके, बीटा बाय गामा आ गया, राइट हैंड साइड पे देखें तो 3/14 एंड 35/4 ऐसा कुछ आ गया, 105/56। ठीक बात है, बीटा और गामा में एक रिलेशन आ गया, और यस बात बन गई। इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बीटा और गामा में दूसरी इक्वेशन आ गई है। अगेन कैलकुलेशन थोड़ी सी गंदी बन रही है, बट कुछ कर नहीं सकते उसका, तो बन जाएगी बात। तो बीटा की वैल्यू गामा की टर्म्स में चाहो तो यहां पे पुट कर सकता हूं, गामा की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेशन आप करना खुद से। सो यू विल गेट गामा फ्रॉम हियर, और अगर गामा आ गया तो सब कुछ आ गया, बीटा भी आ गया। अगर बीटा आ गया सो अल्फा भी आ गया, अल्फा बीटा गामा आ गया, काम खत्म, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। सही बात है क्या। तो देखने में मुश्किल है, देखने में भी क्या कैलकुलेशन वाइज थोड़ा मुश्किल है, टाइम कंज्यूमिंग है, गलती होने के चांसेस है, बट क्वेश्चन आसान है। अच्छा, एक तो ये तरीका हो गया, बट एक दूसरा तरीका क्या समझ में आ रहा है, क्यों ना कॉमन रूट वाली कंडीशन यूज करके देखें। क्योंकि मुझे पता है अगर ऐसे लिखा होता कि दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन हैज अ कॉमन रूट, तो हमेशा कैसे डील करा जाता है उसके साथ। मान लेते हैं कि सर मान लो कॉमन रूट अल्फा है, और फिर अल्फा को दोनों में सेटिस्फाई करवा देते हैं, 2 इक्वेशन आ जाती है, उनको सोल्व करा जाता है। तो वहां से भी एक बार ट्राई करके देखें। तो अल्फा क्योंकि कॉमन रूट है, सेटिस्फाई करवा के देखो। दूसरे में भी कैसे सॉल्व करोगे इन इक्वेशंस को, ये देखना है बस मुझे। हाँ हो जाएगा। अगेन लैम्डा को एलिमिनेट कर दें क्यों ना, सही बात है। तो 3 लैम्डा को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, 4 लैम्डा को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे। सो 14 अल्फा स्क्वायर माइनस 31 अल्फा अपॉन 35 अल्फा स्क्वायर माइनस 53 अल्फा। राइट हैंड साइड पे कितना, -3/4 आ गया, माइनस क्यों प्लस ही आ गया। और यहां से अल्फा अल्फा भी कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, क्यों होगा सर, अल्फा 0 भी तो हो सकता है, चेक करें। अगर अल्फा 0 हो गया तो लैम्डा भी 0 हो जाएगा, बट मुझे दे रखे लैम्डा तो नॉन 0 है, तो मतलब अल्फा 0 तो हो नहीं सकता, तो यस अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा। दिख रहा है यहां से भी कि सर यहां से भी सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा में लीनियर इक्वेशन बनेगी, अल्फा की वैल्यू आ गई। अगर अल्फा आ गया यहां पे पुट कर देंगे, लैम्डा भी आ जाएगा। वैसे तो लैम्डा की जरूरत है ही नहीं मुझे, यहां पे वापस आ जाएंगे फिर तो। अगर अल्फा आ गया तो यहां से फिर बीटा भी आ जाएगा, और अगर बीटा आ गया तो अल्फा की हेल्प से यहां से गामा भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। सो 2 तरीके हो गए हमारे पास, और यहां से कॉमन रूट का कंसेप्ट का भी आइडिया लग गया मुझे। हमेशा यही करना होता है,
कॉमन रूट एज्यूम करो, दोनों में पुट करो, 2 इक्वेशन आएंगे, सोल्व कर लो जैसे मर्जी उनको, राइट? ठीक बात है। तो इसका आंसर तुम्हें मैच करना पड़ेगा, ऑप्शन 3 वुड बी करेक्ट। कैलकुलेशन चेक करना, खुद से ट्राई करना, वेरीफाई करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अल्फा बीटा गामा बी द 3 रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन है, 3 रूट्स हैं। पहली चीज क्या आ रही है दिमाग में? रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स। कि सर अगर क्यूबिक इक्वेशन होती है उसके सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम, 2 एट अ टाइम, 3 एट अ टाइम लिखने आते हैं हमें। क्या? माइनस बी बाई ए, सी बाई ए, माइनस डी बाई ए। ओड नंबर्स का मतलब नेगेटिव साइन, इवन नंबर का मतलब पॉजिटिव साइन। एक ये चीज तो मुझे पता ही है। दूसरी चीज दिमाग में क्या आती है कि सर मैं चाहूं तो इसको फैक्टर्स की फॉर्म में भी लिख सकता हूं कि दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। ठीक है, ये 1-2 चीजें तो मुझे समझ में आ रही हैं। आगे देखते हैं पूछा क्या गया, उस पर डिपेंड करेगा क्या करना चाहिए। बीटा इंटू गामा की वैल्यू अच्छा हमें दे रखी है और माइनस अल्फा भी दे रखा है। सो वी आर गिवन कि बीटा इंटू गामा 1 है, अल्फा -1। बीटा इंटू गामा का प्रोडक्ट देख के क्या फीलिंग आ रही है कि मुझे S3 यूज कर लेना चाहिए। सर S3 होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो यहां से थोड़ा सा हिंट मिल रहा है। चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं। देन वी हैव टू फाइंड दिस थिंग। अच्छा, क्या कुछ पूछ लिया ये? बी सी अल्फा बीटा गामा सब कुछ एक ही साथ पूछ लिया। इतने सारे अननोन्स हैं पूरे क्वेश्चन में, सारे फाइंड करने के लिए बोल दिए गए लग रहा है। अल्फा तो दे ही रखा है इसने -1, क्यों ही पूछा है? चलो कोई नहीं। अच्छा, और लग रहा है आइडिया थोड़ा। देखो स्टार्ट तो मैं वहीं से करूंगा, बीटा इंटू गामा है ना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा से स्टार्ट करता हूं मैं। चेक करो एक बार, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी यहां से? x² का कोफिशिएंट 0 है, ध्यान रखना। सो क्या होगा? माइनस डी बाई ए होना था तो माइनस C आ गया अल्फा बीटा गामा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू तो मेरे पास है ही है -1, बीटा गामा की वैल्यू कितनी है? 1 इक्वल टू -C। तो C की वैल्यू आ चुकी है 1। एक और अननोन आ गया, C भी आ गया 1। अच्छा, एक चीज और जो हम मिस कर देते हैं जनरली कि अगर अल्फा की वैल्यू दे रखी है, अल्फा तो रूट था इसका, मतलब इसको सेटिस्फाई कर जाएगा ये तो डायरेक्टली। तो इसको तो मैं डायरेक्टली सेटिस्फाई करवा देता हूं। नहीं, क्या बनेगा ये? सो दिस विल बिकम -1 माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। बात बन गई है। सो b इज इक्वल टू -1 प्लस सी। b की वैल्यू 0 आ गई, c आ चुका था, b की वैल्यू 0 आ गई है। एक और अननोन आ गया b। बचा क्या? बीटा और गामा बचे, दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर है। अच्छा, क्या करेंगे? अब तो इक्वेशन ही बन गई सर, कुछ बचा ही नहीं है। b की वैल्यू पता चल गई है, c की वैल्यू ये, तो अगर मैं पुट कर दूं b और c को, मेरे पास कंप्लीट इक्वेशन आ चुकी है। बस अब हो जाएगा, अब कोई चिंता नहीं है। क्या करेंगे? फैक्टर्स बना लें इसके, a प्लस बी एंड दिस। सो या तो x इज इक्वल टू -1 होगा, सही बात है, एक रूट -1 था हमारे पास ऑलरेडी। और इसके रूट्स क्या होते हैं याद करो, याद आया कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कि सर x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 अगर होता है तो इसके रूट्स होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। और अगर -x हो जाए तो माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। यस, दीज आर द रूट्स। तो तीनों के तीनों रूट्स मेरे पास आ चुके हैं, अल्फा बीटा और गामा। इसका नाम तो अल्फा फिक्स हो ही रखा है, इसमें किसी एक को बीटा मान लेंगे, किसी एक को गामा। चेक करो क्या वैल्यू आई है, करो पुट इसमें। सो b³ 0 का क्यूब प्लस 2 टाइम्स c³ 1 -3 अल्फा का क्यूब -6 बीटा का क्यूब। बताओ इसका क्यूब क्या होगा? ओमेगा का क्यूब तो 1 होता है, माइनस है तो नेगेटिव में आएगा। -8 गामा क्यूब, इसका क्यूब करेंगे तो गामा की पावर 6 तो 1 होगा, नेगेटिव है -1 आएगा। दिस इज द वैल्यू। सो 2 + 3 + 6 + 8, यस 19 वुड बी द आंसर। तो आसान क्वेश्चन था, बस ये यूज करा गया S1 S2 S3 मेजरली तो। और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का भी थोड़ा सा रोल आ गया, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का। और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की बेसिक सी प्रॉपर्टीज याद रखा करो कि इस इक्वेशन के रूट्स होते हैं, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, ऑल्सो 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। यस, तो कहीं पे भी किसी भी चैप्टर में आ जाएगा ओमेगा तो फाइन, ठीक बात है। चले आगे। ओके, ये क्वेश्चन देख लेते हैं।
लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा 7 क्या हो गया, 2 बार आ गया ये, बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। 7 डिग्री की इक्वेशन आ गई, 7 रूट्स हैं। इस पे तो मैं S1 S2 S3 के बारे में भी नहीं सोच सकता, तो देखेंगे चलो। एंड अच्छा ये कुछ नई सी चीज आ गई, जो 7 रूट्स हैं उनके मॉडुलस को कंपेयर करा गया कि इसका मॉडुलस सबसे ज्यादा, उसका मॉडुलस सबसे ज्यादा। फाइन, देन वी हैव टू फाइंड दिस। अगेन क्या आइडिया लग रहा है कि शायद मुझे सारे रूट्स ही फाइंड करने पड़ेंगे। अच्छा तो देखो कोई हमारे पास कोई हिंट नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि 7 डिग्री की इक्वेशन कभी सॉल्व करी नहीं है हमने जिंदगी में। तो देखना पड़ेगा इस इक्वेशन में कोई ना कोई हिंट छुपा हुआ होगा, राइट। पहली चीज नोटिस हो गई है, एक्स तो सब में कॉमन ही आ रहे सर, तो ये बना, मतलब एक रूट तो क्या हो गया, फिक्स हो गया कि x इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, बता सकते हो ये जो रूट आया 0 कौन होगा, अल्फा 1 या अल्फा 2 या अल्फा 3 या अल्फा 7 तक कौन सा रूट होगा ये, तो अल्फा 7 ही होना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है 0 का मॉडुलस ही तो सबसे छोटा होगा 0, बाकी सबका तो पॉजिटिव में ही आएगा। सो अल्फा 7 की वैल्यू फिक्स होगी 0। ठीक बात है। अच्छा अब इसको सोल्व करना पड़ेगा, 6 डिग्री की इक्वेशन। हाँ जी, इसमें भी हिंट मिल गया मुझे ऑलरेडी, क्या, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 6। तो मैं तो क्या कर सकता हूं, एक्स स्क्वायर को टी पुट कर सकता हूं, सब्सटीट्यूशन कर देते हैं, टी में क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, दिख रहा है हमें। और क्यूबिक इक्वेशन जब भी आती है कैसे सोल्व करा जाता है, एक रूट हमेशा हिट एंड ट्रायल से फाइंड करना पड़ता है, और कोई तरीका नहीं है। देखो टी को 1 पुट करके देखो, बात बन रही है, नहीं बन रही सर, -1 पुट करके देखो, -2, हाँ -1 सेटिस्फाई कर गया, मजा आ गया ये तो। सो टी प्लस 1 एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर कैसे फाइंड करते हो आप लोग, या तो दोनों को डिवाइड करके देख सकते हैं, बट लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करने का कोई पॉइंट नहीं है, इतना टाइम लगाओगे। देखो वैसे ना इसको डायरेक्टली भी लिखना आना चाहिए हमें, थोड़ा सा बस ध्यान देने की जरूरत होती है। देखना ध्यान से कैसे लिखेंगे, ये तो मुझे पता ही है कि ये जो आएगा फैक्टर वो क्वाड्रेटिक होगा, इस टाइप का होगा, ऐसे मान लिया मैंने। अब बस क्या किया करो ना, एबीसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लिया करो। टी क्यूब का कोफिशिएंट 1 चाहिए, मतलब ए की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना चाहिए, 3 चाहिए, यहां से कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए यहां से आएगा, बी यहां से आएगा, तो मतलब ए प्लस बी की वैल्यू क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो बी आगे कितना, 2 आ गया, बी की वैल्यू 2 आ चुकी है। और फिर कांस्टेंट टर्म देख लो चाहो तो, कांस्टेंट टर्म -15 चाहिए, यहां से सी आ रही है, तो सी की -15 होगी। तो ये बढ़िया तरीका होता है चेक करने का, जरूरत नहीं है पूरा तुम बैठ के लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करो। सो टी स्क्वायर प्लस 2t -15 इज इक्वल टू 0। लो फिर से फैक्टराइज हो गया ये तो। सो वी हैव t प्लस 5 t -3 इज इक्वल टू 0। 3 वैल्यूज आ चुकी हैं t के, कौन कौन सी, -1 -5 एंड 3। सो एक्स स्क्वायर की 3 वैल्यूज आ गई। अब जल्दबाजी मत करना कि सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 तो कैसे ही हो सकता है, रिजेक्ट हो गया, -5 कैसे ही हो सकता है, रिजेक्ट हो गया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 आ गया। बट सोचो ना 7 रूट्स दिए थे उसने कौन सा कंडीशन लगाई है कि भाई रियल रूट्स होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स भी तो हो सकते हैं, और अगर सारे कॉम्प्लेक्स भी तुम कंसीडर करके चलो तभी तो 7 आ पाएंगे। तो घबराना नहीं है, कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या, प्लस और माइनस आयोटा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -5 करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या, प्लस और माइनस √5 आयोटा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 करेंगे तो प्लस और माइनस √3। इतनी वैल्यूज आ गई, सारे रूट्स मेरे पास आ चुके हैं, 6 रूट्स ये, 7वां वो। बता सकते हो कौन अल्फा 1 होगा, कौन अल्फा 2, कौन अल्फा 3, इस रिलेशन से पता चल जाएगा। सर सबके मॉडुलस ही तो कंपेयर करने हैं, और मुझे दिख रहा है इसका मॉडुलस √3 है, इसका √5 है, इसका 1 है, तो सबसे बड़ा मॉडुलस किसका आ रहा है, इनका आ रहा है। तो इसमें से एक को नाम अल्फा 1 दे देते हैं, एक को अल्फा 2। सो मान लो अल्फा 1 कितना आ गया, √5 आयोटा, अल्फा 2 कितना, -√5 आयोटा। इनके मॉडुलस सबसे ज्यादा है। उसके बाद अल्फा 3 अल्फा 4 कौन होंगे, उसके बाद इसका नंबर आता है, अल्फा 3 इज √3, अल्फा 4 इज -√3, और उसके बाद अल्फा 5 में एक आयोटा हो जाएगा, एक माइनस आयोटा। लो सब कुछ आ गया, अल्फा 7 तो 0 ही था, और वो तो मुझे चाहिए भी नहीं, पूछा भी नहीं गया। आ जाएगा आंसर, वैल्यूज पुट कर देंगे। देखो अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 कितना, -5 आयोटा स्क्वायर, 5 आ गया। अल्फा 3 इंटू अल्फा 4 -3,
and alpha 5 into alpha 6 plus 1. So we are getting 5 plus 1 is 6. 3 would be the answer. Yes. तो आसान क्वेश्चन था, देखने में मुश्किल लग रहा था, 7 डिग्री की इक्वेशन आ गई, बट मान के चला करो कि अगर उसने क्वेश्चन पूछा है तो कोई ना कोई तो उसमें हिंट छुपा हुआ होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड तरीका तो हमारे पास कोई है नहीं है 7 डिग्री को सोल्व करने का। फाइन, ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द कर्व एफ एक्स इक्वल टू दिस कट्स द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू, अगेन थोड़ा सा वियर्ड सा फंक्शन आ गया, और कट्स द एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, जहां पे इसकी वैल्यू 0 हो रही होगी, तो बेसिकली एफ एक्स इक्वल टू 0 को सोल्व करना है। सो बेसिकली इस इक्वेशन को सोल्व करना है, दिस इक्वल टू 0। अगेन वियर्ड सी इक्वेशन है, कोई ना कोई हिंट आपको देख के मिल जाएगा इक्वेशन से, और हिंट मिल ही रहा है ऑलरेडी, e की पावर 2x 4x 6x 8x। तो क्या लग रहा है कि फिर से सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं सर, इसमें भी e की पावर 2x को t मान लेंगे, देखिए क्या बनेगा। सो t की पावर 4, t की पावर 3, t की पावर 2, t की पावर 1 प्लस 1। अब ये देखना पड़ेगा कैसे सोल्व करें 4 डिग्री की इक्वेशन। अगेन 4 डिग्री को वैसे तो सोल्व करना आते नहीं, मेरे पास कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, तो अगेन कोई ना कोई पैटर्न बन रहा होगा, और यस पैटर्न बन रहा है। इसको तो मैं क्वाड्रेटिक में रिड्यूस कर सकता हूं, ये मुझे पता होना चाहिए। जब भी ऐसी इक्वेशन होती है ना, ध्यान देना, a x की पावर 4 b x क्यूब c x स्क्वायर देन अगेन प्लस और माइनस b x देन a इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट को याद रखना। 4 डिग्री की अगर इक्वेशन है, फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म का कोफिशिएंट सेम है, सेकेंड टर्म का सेकेंड लास्ट टर्म का कोफिशिएंट सेम है या फिर नेगेटिव के बराबर है, बीच वाला जो मर्जी हो जाए डजंट मैटर। जब भी ऐसी इक्वेशन आएगी इसको मैं क्वाड्रेटिक में रिड्यूस कर सकता हूं हमेशा। कैसे डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर से हमेशा। ये वाला फॉर्मेट याद रखना। तो जब भी 4 डिग्री की इक्वेशन आएगी, पहला काम मैं ये करूंगा, चेक करूंगा कि क्या इसको क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करना पॉसिबल है। चेक करो, यहां पे मैच कर रहे, फर्स्ट का और लास्ट का कोफिशिएंट हाँ जी सेम है, सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट का हाँ जी सेम है, तो क्या करेंगे, कर देंगे डिवाइड बाई टी स्क्वायर। क्या बना, चेक करो, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 3, ऐसा कुछ आ गया। अब क्वाड्रेटिक में कैसे रिड्यूस होगी देख पा रहे हो। सो फर्स्ट और लास्ट की पेयरिंग कर ली हमने ऐसे, सेकेंड और सेकेंड लास्ट की पेयरिंग कर ली ऐसे, ऐसा कुछ आ गया। अब क्या आइडिया लग रहा है कि सर t प्लस 1/t को अगर मैं फिर से कुछ मान लूं तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो देखो इसकी वैल्यू अगर y मान लें, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, स्क्वायरिंग करके देखो तो ये बन जाएगा सर वाई स्क्वायर माइनस 2। बन गई y में क्वाड्रेटिक, अब हो जाएगा सॉल्व, कोई चिंता ही नहीं है। वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो वी आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस। अच्छा फैक्टर्स नहीं बन रहे सर इसके, तो कोई नहीं, चलो देखते हैं। देखो एक चीज का और ध्यान रखा करो, जब भी तुम सब्स्टिट्यूशन करते हो ना, तो साथ में उसकी रेंज का थोड़ा सा आइडिया रखा करो दिमाग में। जैसे कि e टू द पावर 2x को तुमने t रखा था, तो e टू द पावर 2x तो कभी नेगेटिव वैल्यू ले ही नहीं सकता, तो यहां से मुझे पता है t हमेशा पॉजिटिव होगा। t प्लस 1/t इज इक्वल टू वाई, ये भी तुम्हें देखा देखा लग रहा होगा। सीक्वेंस एंड सीरीज में AMGM में देखते होते हैं हम कि भाई अगर मेरे पास कोई नंबर है प्लस उसका रेसिप्रोकल, तो उसकी वैल्यू कैसी होती है, या तो 2 से बड़ी या -2 से छोटी। बट क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो y कैसा होगा, 2 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो आंखें बंद करके सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी। जो भी नया वेरिएबल तुम इंट्रोड्यूस कर रहे हो उसकी थोड़ी रेंज का ध्यान रखा करो, कैसी कैसी वैल्यूज हो सकती हैं। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम यही आती है कि मैं रूट्स तो फाइंड कर लूंगा, बट चेक करना पड़ेगा कौन से वैलिड सॉल्यूशंस है कौन से नहीं है। यस, तो करके देखें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। क्या बनेगा, y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ऐसे रूट्स आ गए हैं, 1 प्लस रूट 21/2, 1 माइनस रूट 21/2। देखना पड़ेगा कौन सी पॉसिबल वैल्यूज है। ये वाली पॉसिबल वैल्यू हो सकती है क्या y की, y क्या था, t प्लस 1/t था, और t तो सर पॉजिटिव नंबर था। तो y ये तो मुझे पता ही है कम से कम कि y की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, या पॉजिटिव तो है ही है कम से कम, तो ये तो वैसे रिजेक्ट हो गया, नेगेटिव नंबर है। ये देख के बताओ, t प्लस 1/t इज इक्वल टू दिस,
सॉल्व करेंगे क्या बैठ के? टी में क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व करेंगे क्या कि नंबर ऑफ रूट्स कितने आ रहे हैं, रियल रूट्स कितने आ रहे हैं यहाँ पे। तो चाहो तो तुम सॉल्व कर लो क्वाड्रेटिक बना के, कोई बड़ी बात नहीं है। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट ही तो चेक करने। तो एक तरीका तो क्या हो सकता है, डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो। तो ग्रेटर देन 0 आ गया अगर, तो मतलब दोनों रूट्स क्या होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, और पॉजिटिव तो आएंगे, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। तो पता चल जाएगा कि 2 रियल रूट्स आ रहे हैं यहां से। बट ये ना चेक करने की जरूरत भी नहीं है। तुम सोचो हमने क्या डिक्लेयर कर रखा है ऑलरेडी कि भाई टी तो पॉजिटिव नंबर हो सकता है, कुछ भी 0 से इन्फिनिटी। और अगर टी 0 से इन्फिनिटी है तो वाई की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, 2 से इन्फिनिटी सारी हो सकती है। तो ये भी तो 2 से इन्फिनिटी के बीच में आते। तो मतलब यहां से टी की हमेशा रियल वैल्यूज ही आएंगी, कोई डाउट है ही नहीं है। यू विल ऑलवेज गेट, ऑलवेज रियल सॉल्यूशंस वुड बी देयर। तो अगर वो टी 2 से बड़ा नंबर है तो मतलब रियल वैल्यूज आएंगी, काम खत्म है। तो 2 रियल सॉल्यूशन यहां से आ गए, यहां से कुछ नहीं आया था। सो द फाइनल आंसर वुड बी, कितने रियल सॉल्यूशन आ गए, 2 आ गए। टोटल कितने थे, 8 थे उसमें। यस, 8 में चलते चलते बाकी सारे रिजेक्ट हो गए। ये 4 डिग्री की इक्वेशन बनी थी। सो यस, चेक करो बाकी सॉल्यूशन कहां गए, देखो एक बार ध्यान से। ये y यहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, यहां से दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां से तो 4 रूट्स ही आ रहे हैं, बाकी 4 रूट्स कहां गए सर, क्या लग रहा है बाकी क्या होगा? देखो अगर तुम्हारे पास एक बार t की वैल्यूज आ गई हैं तो t को भी तो वापिस से क्या करेंगे, e⁻2x से रिप्लेस करेंगे। सोच के देखो। यस, तो अगर तुम्हारे पास t की कोई वैल्यू आ गई, मान लो t की वैल्यू 5 आ गई, तो वापिस से तुम e⁻2x के साथ रिप्लेस करोगे। और फिर से क्या होगा कि सर e⁻x का स्क्वायर है 5 के बराबर, तो e⁻x क्या होगा, ±√5। राइट, तो यहां से भी फिर a की वैल्यू रखी जाएगी। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब यहां से t की तो 2 रियल वैल्यूज आ जाएंगी, t1 और t2 दोनों पॉजिटिव होंगी। बट जब तुम इनको e⁻2x के साथ रिप्लेस करोगे, देखो ध्यान से, अगर तुम्हें उस एग्जांपल से समझ में आया तो, जब मैं फाइनली e⁻2x के साथ रिप्लेस करूंगा तो e⁻x की वैल्यूज क्या आएंगी, प्लस और माइनस √t1 प्लस और माइनस √t2। अब क्योंकि e⁻x की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो इसमें भी मैं प्लस वाला रख लूंगा और दूसरे वाले में भी प्लस वाला। तो फाइनली ये आ रहा है मेरे पास। तो यहां से भी एक सॉल्यूशन और यहां से भी एक सॉल्यूशन। सो दैट इज हाउ वी आर गेटिंग 2 सॉल्यूशन। तो हमने पहले y की वैल्यूज फाइंड करी, फिर वापस रिप्लेसमेंट करी, t की वैल्यूज आई, फिर वापस रिप्लेसमेंट करी, तब जाके x की वैल्यूज आई है। यस, तो क्वेश्चन सॉल्विंग के मामले में आसान था, क्वाड्रेटिक बना के हमने सॉल्व कर दिया। बट उसके बाद की जो थोड़ी सी रीजनिंग का यूज करा गया वो ध्यान से देखने वाली चीज होती है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। राइट, सो द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज कमिंग आउट टू बी 2। ओके, तो दिस इज इट। तुमने नोटिस करा होगा कि रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट से स्टार्ट करा था हमने। सबसे बेसिक टॉपिक अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और लास्ट में यहां तक आ गए हम n डिग्री इक्वेशंस के ऊपर। तो पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर, पूरे कंसेप्ट हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिए इसमें। राइट, ओके। इसके अलावा अगर तुम्हें इसी चैप्टर के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर्स के, तो यू कैन गो टू द मार्क्स ऐप पे जाके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी जा सकती है। एंड ऑल्सो PDF ऑफ दिस सेशन विल बी अपलोडेड इन द डिस्क्रिप्शन, तो वहां से भी तुम क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। राइट, okay, so this is it for this particular session. See you in the next session. Okay, bye bye, thank you.